अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैंने पीपीसी की एक सीरीज शुरू कर दी है जिसमें मैं 10 से 12 लेक्चर कवर अप करूंगा। और अगर आपका कोई भी पेपर है, क्रिमिनल लॉ के हवाले से है या चाहे पीपीसी के हवाले से है या चाहे आईपीसी के हवाले से है, तो वो मुकम्मल इसी में कवर हो जाएगा। 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसमें से कुछ क्वेश्चंस ओमिट हुए हैं, वो मैं बाद में कवर अप कर दूंगा, जो कि प्रैक्टिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो 12 है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसमें सबसे पहले आज हमारे पास है पनिशमेंट्स का क्वेश्चन, सेक्शन 53। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो सीरीज में मैं मुकम्मल नोट्स भी शेयर करने वाला हूं। तो चलें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जैसे कि आपको स्लाइड पे नजर आ रहा होगा। इंट्रोडक्शन की बात करें तो पाकिस्तान पिनल कोड या आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, ये है क्रिमिनल कोड ऑफ पाकिस्तान या क्रिमिनल कोड ऑफ इंडिया। ये बना कब, इनेक्ट कब हुआ? 1860 में ये इनेक्ट हुआ। इस वजह से इसे पीपीसी 1860 या आईपीसी 1860 कहते हैं। ये सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश रूल के दौरान इनेक्ट हुआ था, इस वजह से इसे इंडियन पिनल कोड भी कहा जाता है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो मुल्क मौजूद थे उसमें पाकिस्तान आ जाता है, इंडिया आ जाता है, बांग्लादेश आ जाता है और म्यांमार या फिर बर्मा के कुछ पार्ट्स वगैरह इसमें शामिल थे। लेकिन जैसे ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट आज़ाद होता है तो पाकिस्तान जैसे इंडिपेंडेंस मिलती है, तो ये जो इंडियन पिनल कोड है उसे कुछ मॉडिफिकेशंस के बाद खुद यूज करना शुरू कर देता है। जैसे कि सोसाइटी की जरूरत होती है, थोड़ी बहुत इसे मॉडिफाई कर लेता है, मोल्ड कर लेता है। लेकिन पाकिस्तान की ये नाकामी रही है, ये कभी भी अपने रूल्स नहीं बनाता। ब्रिटिश के कानून अभी तक पाकिस्तान में चल रहे हैं और वैसे के वैसे चल रहे हैं। जैसे कि पाकिस्तान पिनल कोड में भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी कुछ सेक्शंस हैं जो मनी के लिहाज से हैं, कॉइन्स के लिहाज से उनकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो अभी भी मौजूद है। तो ये एक नाकामी रही है। उसके बाद पाकिस्तान पिनल कोड में हमारे पास पनिशमेंट्स आती है। जैसे कि सिविल प्रोसीजर में देखा जाए या सीपीसी में देखा जाए तो उसमें हमारे पास रेमेडीज आती है, कंपनसेशन आती है कि किसी को नुकसान हुआ तो क्या रेमेडी है, उसे कैसे भरना है। लेकिन अगर सीआरपीसी या पीपीसी में देखा जाए तो इसमें हमारे पास पनिशमेंट्स आती हैं, सैंक्शंस आती हैं कि अगले को किस तरह से सजा देनी है, सोसाइटी को कैसे हमें सुधारना है या डेटर करना है। तो पनिशमेंट्स का मतलब यही होता है। जैसे कि आपको स्लाइड पे नजर आ रहा होगा, पनिशमेंट इज द सफरिंग इन पर्सन और प्रॉपर्टी इम्पोज्ड बाय सोसाइटी ऑन द ऑफेंडर हु हैज बीन फाउंड गिल्टी ऑफ क्राइम अंडर द लॉ। मतलब जो कानून के तहत गिल्टी होता है तो उसे डेटर किया जाता है, उसे डराया जाता है, उसे सजा दी जाती है। तो ये सब कुछ जो है ये पनिशमेंट में आता है। और इसके लास्ट पे हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है कि पनिशमेंट का ऑब्जेक्ट क्या है, इसका मकसद क्या है। इसका मकसद ये है कि लोगों को डराना। अगर लोग डरेंगे तो क्या होगा, सोसाइटी में क्राइम कम होगा और एटमॉस्फेयर ऐसा हो जाएगा कि हर पर्सन यहाँ पे सेफ फील करेगा। तो यही था इसका इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, मीनिंग एंड डेफिनेशन। मीनिंग की अगर बात करें, पनिशमेंट इज अ मीन टू इम्पोज पेन और लॉस अपॉन अ पर्सन फॉर हिज मिसडीड। मतलब जो गलत काम करता है उसके बदले में उस पे इम्पोज करना कुछ भी सेंक्शन वगैरह, उसे हम पनिशमेंट कहते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो लॉर्ड डेनिंग कहते हैं पनिशमेंट इज द क्लियर कंडेम्न ऑफ अ क्राइम बाय अ सोसाइटी। मतलब सोसाइटी से क्लियर तौर पर इसे मोहर लगा देना, ठप्पा लगा देना, कंडेम कर देना कि ये अलाउड नहीं है। और फाइनली हमारे पास हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि काइंड्स ऑफ पनिशमेंट कौन कौन सी हैं। काइंड्स ऑफ पनिशमेंट की अगर बात करें तो 10 पनिशमेंट्स हमारे पास आती हैं, जिसमें से 2-3 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप गेट कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं, लेट में तो अभी तक नहीं पूछा जाता, मे भी अब थोड़ा बहुत प्रोसीजर चेंज हो गया हो। लेकिन अगर आपने एलएलबी कर लिया है तो आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब में इनमें से कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है। और एलएलबी की अगर पेपर दे रहे हैं तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब काइंड्स कौन कौन सी हमारे पास है? किसास है, दियत है, अर्श है, दमान है, तजीर है, डेथ है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट है, फॉरफिचर ऑफ प्रॉपर्टी है और लास्ट में हमारे पास फाइन है। ये 10 पनिशमेंट्स हैं जिन्हें हमने डिटेल में देखना है और बहुत जल्दी देखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसास की। जैसे कि आपको स्लाइड शो हो रही होगी, द वर्ड किसास इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड अल-कसस व्हिच मींस टू फॉलो इन सम फुटस्टेप्स, लीगल मीनिंग इन शेड ब्लड इन रेट्रीब्यूशन। उसमें यही कहा गया है कि किसी के सेम फुट स्टेप्स पे चलना या फुटप्रिंट्स पे चलना, मतलब जैसा जिसने किया है वैसा ही उसके साथ होना। रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है बदला।
मतलब अगर किसी ने आपका खून बहाया है तो उसके बदले में उसका खून बहाना, अगर किसी ने आपका दांत तोड़ा है तो उसका दांत तोड़े, किसी ने आंख निकाली है तो उसकी आंख निकालना, किसी ने कुछ भी किया है तो उसके साथ सेम टू सेम उसी पार्ट पर वैसा ही करना, इसे हम कहते हैं किसास लेना। उसके बाद हमारे पास इसकी डेफिनेशन आती है। डेफिनेशन में यही लिखा गया है कि अगर किसी बंदे ने आपके साथ कोई जुल्म किया है, कोई हर्ट किया है या इवन के डेथ कॉज की है यानी कत्ले अमद किया है, तो आपने सेम टू सेम उस पर्सन के साथ वैसे ही सलूक करना है। अगर डेथ की है तो डेथ करनी है, अगर हर्ट किया है तो हर्ट करना है। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जो कि हमारे पास 4 एक्सेप्शंस आती है। नंबर 1, व्हेन वेयर द ऑफेंडर डाइज बिफोर द इन्फोर्समेंट ऑफ किसास। किसास लागू नहीं हो सकती इन 4 कंडीशंस में। जो सबसे पहले हमारे पास आती है उसमें यह है कि जो ऑफेंडर है, जिसने किसी को किसी पर जुल्म किया है या किसी को हार्म किया है, वो पहले मर जाए, यानी अभी उसे पनिशमेंट नहीं दी गई और वो उसकी पहले डेथ हो गई है, तो यहाँ पर किसास लागू नहीं होगा। दूसरी कंडीशन देखते हैं, वेयर द राइट ऑफ किसास वेव्ड बाय एनी वली, यानी कि जो वली है, यानी कि जो मरने वाले का दादा है, बाप है या भाई या चाचा मामा कुछ भी है, जो उसका वली लगता है, अगर वो वेव ऑफ कर दे कि मैंने बदला नहीं लेना, तो अभी किसास लागू नहीं हो सकती। तीसरी देखें, वेयर द राइट ऑफ किसास डिवोल्व्स ऑन द ऑफेंडर लाइक वली हिमसेल्फ, मतलब जिसने उसे हर्ट किया है वो खुद वली निकल आए, यानी कि बाप ने बेटे को मार दिया तो वहां पर किसास लागू नहीं होता। लास्ट वाली, वेयर द राइट ऑफ किसास डिवोल्व्स ऑन द पर्सन हु हैज नो राइट ऑफ किसास अगेंस्ट द ऑफेंडर। इसमें आ जाते हैं रिलेटिव्स वगैरह आ जाते हैं, जहां पर जो पर्सन है वो किसास ले ही नहीं सकता, क्योंकि वो खुद उसी ज़मरे में आता है, उसी रिलेशनशिप में आ जाता है। तो इस वजह से ये 4 एक्सेप्शन हैं जिसमें किसास लागू नहीं होती। उसके बाद हमारे पास दूसरी काइंड आती है दियत की। अगर दियत का देखा जाए तो इसका मीनिंग है, दियत मीन्स कंपनसेशन दैट इज पेएबल टू द heirs ऑफ द विक्टिम बाय द ऑफेंडर एज ब्लडशेड। यहाँ पर देखा जाए तो एक पॉइंट नोट करने वाला है, जो कि मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है, कि ये जो होगी तो एड्स ऑफ द विक्टिम होगी, मतलब विक्टिम जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं होगा। दियत सिर्फ उसी सूरत में होगी जब जो विक्टिम है उसकी डेथ हो गई हो, तो दियत उसी सूरत में होती है। दियत, अर्श, दमान, इनमें तीनों में से डिफरेंस बताऊंगा ताकि आपको हमेशा के लिए ये याद हो जाए। दियत सबसे पहले आप जहन में रखें कि ये तभी होती है जब जो विक्टिम होता है उसकी डेथ हो जाती है और ये उसके एड्स को मिलता है, यानी कि उसके बाप दादा को मिलता है। उसके बाद डेफिनेशन देख लेते हैं। दियत हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 299E। इस सेक्शन में ये दियत की डेफिनेशन दी गई है, और ये डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन यही कहती है कि जो सेक्शन 323 में कहा गया है कंपनसेशन, वो होगी। अब 323 में क्या कहा गया है उसके लिए नीचे वाली हेडिंग देखें, उसमें लिखा गया है कि 30,630 ग्राम सिल्वर, जो हर साल के जुलाई के महीने में गवर्नमेंट सेट करेगी सिल्वर का रेट, उसके मुताबिक इतना ग्राम सिल्वर जो है वो दियत बनेगी। जब भी कोई पर्सन कत्ल करता है किसी का, ये ऑफेंस करता है कि उसकी जान ले लेता है, कत्ले अमद करता है, तो फिर जो दियत की अमाउंट है वो इतनी देनी होगी हर वक्त के लिहाज से। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है अर्श का। अर्श जो है ये कंपनसेशन होती है जो कि विक्टिम को भी मिल सकती है और विक्टिम के एड्स को भी मिल सकती है। मतलब इसमें जो विक्टिम है उस पर्सन की डेथ नहीं हुई होती, उसे किसी तरह का हर्ट पहुंचा होता है, किसी तरह का नुकसान पहुंचा होता है, या किसी तरह की कुछ चोट वगैरह, गहरी चोट भी हो सकती है, छोटी बड़ी सारी चोट्स लगी हो सकती हैं, तो इसमें ये आता है। डेफिनेशन की बात करें तो यही कहा गया है कि कंपनसेशन स्पेसिफाइड इन द चैप्टर टू बी पेड टू द विक्टिम ऑफ हिज एड्स। इसकी जो स्पेसिफिकेशन है जिसमें बताया गया है कि कितने परसेंट किस जख्म के लिए होगी, ये हम जाके हर्ट में देखेंगे। हमारा तीसरा या चौथा लेक्चर इस पे होगा। हर्ट में मैं आपको इसकी मुकम्मल जो पनिशमेंट्स हैं उसमें बताऊंगा कि अर्श कितना होगा, दियत कितनी होगी और दमान वगैरह ये सब कुछ कितना होगा, वो हम सारा कुछ उसमें देखेंगे। इसकी वैल्यू जो है वो सब कुछ उसी में क्लियर होगी, यहाँ से आपने सिर्फ लाइन बाय लाइन थोड़ा सा देख लेना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है दमान। दमान क्या है? ये एक स्मॉल प्राइस है फॉर स्मॉल हर्ट्स, मतलब अर्श जो है वो एक बड़े जख्म के लिए है और दमान एक छोटे जख्म के लिए है। इसी तरह जो हमने पहले दियत पढ़ी थी वो क्या थी? वो कत्ल के लिए थी, अर्श बड़े जख्म के लिए, और उसके बाद दमान ये बिल्कुल माइनर जख्म के लिए। दमान जो है वो सेक्शन 299 में दमन कहते हैं, दमान कहते हैं, दमन कह लें या दमान कह लें, ये सेक्शन 299 में है। उसमें यही है कि जो अर्श के ज़मरे में नहीं आता हर्ट, वो दमान में आ जाता है, तो इसमें माइनर हर्ट्स आते हैं। और इसकी आगे हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी होती है। 3 कंडीशंस हैं जिस पे इसकी वैल्यू डिपेंड करती है। द एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ द विक्टिम
loss or disability caused to the functioning power of the organ, the compensation for the suffered by the victim। सबसे पहले ट्रीटमेंट पे कितना खर्चा लगा, दूसरे नंबर पे मतलब जो डिसेबिलिटी हुई है यानी हाथ काम करना छोड़ गया तो कितनी देर हाथ काम नहीं करेगा उसको देखते हुए, और कितनी तकलीफ अगले बंदे को पहुंची, इन सबको देखते हुए अर्श जो है उसकी वैल्यू डिवाइड होगी। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि अगर ये पे ना करें तो फिर क्या होगा, तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी, आप जेल में चले जाएंगे और जैसे ही आप पे करेंगे आप बाहर आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आती है तजीर। तजीर जो है ये इस्लामिक पनिशमेंट नहीं है, आगे हमने जो पढ़ी वो हद की पनिशमेंट थी, इस्लामिक पनिशमेंट थी, लेकिन जो तजीर होती है ये टोटल डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट होती है, ये जज की मर्जी होती है। इसकी डेफिनेशन देख ले 299 में, यही है तजीर मींस पनिशमेंट अदर देन किसास, दियत, अर्श और दमन या दमान। इन चारों के अलावा जो भी पनिशमेंट होगी वो तजीर के अंदर आएगी, यानी कि ये कोर्ट की मर्जी होती है या फिर इंग्लिश पनिशमेंट भी कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास फर्दर कुछ डिस्कशन आती है तजीर पर, वो आप ऊपर से भी पढ़ सकते हैं, आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास आता है इन्फ्लिक्शन ऑफ तजीर। तजीर को इन्फ्लिक्ट करना, ये मतलब किस तरह से हो सकती है, फाइन हो सकता है, स्कॉर्जिंग हो सकती है यानी कोड़े वगैरह मारे जा सकते हैं, या फिर इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, जेल भी हो सकती है, और ये टोटल डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट होती है या जज होती है, जज की मर्जी से होती है। उसके बाद हमारे पास आती है डेथ, जो कि सबसे बड़ी पनिशमेंट है। दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट अथॉराइज्ड बाय द लॉ। दिस मे बी अवॉर्डेड एज पनिशमेंट इन द फॉलोइंग ऑफेंसेस, और ये चंद जो ऑफेंसेस दिए गए हैं सिर्फ इनमें होती है। नंबर 1, वेजिंग वार अगेंस्ट कंट्री, मुल्क के खिलाफ जंग लगाने पर ये वाली पनिशमेंट हो सकती है। हाई जैकिंग पे हो सकती है। हाई जैकिंग क्या होती है, मतलब किसी जहाज वगैरह को या किसी बस वगैरह को या किसी बड़ी गाड़ी वगैरह के जो पैसेंजर्स वगैरह होते हैं उनको काबू कर लेना और उनसे अपनी डिमांड्स वगैरह को फुलफिल करवाना, जैसे कि आपने मूवीज में भी देखा होगा, वो ही होता है। उसके बाद डकैती अकम्पेन्ड विद मर्डर, मतलब कोई डकैती करना, 3-4 लोग मिलकर डकैती करे और फिर उसके साथ ही साथ मर्डर भी कर दे। उसके बाद अबेटिंग म्यूटनी एक्चुअली कमिटेड, मतलब म्यूटनी करना, बगावत करना या फिर बागी हो जाना या फिर इसमें अबेट करना, इसकी भी डेथ पेनल्टी हो सकती है। उसके बाद मर्डर या फिर खून के बदले खून, जैसा कि हमने किसास में पढ़ा था, तो इसमें भी डेथ पेनल्टी होती है और वही होती है जैसे किसास में होती है, लेकिन ये एक इंग्लिश पनिशमेंट है। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दूसरी बड़ी पनिशमेंट है। ये कब कब दी जा सकती है, वेजिंग और अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर और अबेटिंग वेजिंग वाज अगेंस्ट पाकिस्तान, मतलब कि पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करना या अबेट करना या उकसाना या फिर पाकिस्तान के हुकूमत के खिलाफ जंग लगाने की कोशिश करना, उस सारी सूरत हाल में ये होगी। या फिर हथियार दूसरे नंबर पे, कलेक्टिंग आर्म्स वाला, अगर हथियार इकट्ठे करते हैं इस नीयत से कि पाकिस्तान के खिलाफ हम जंग लगाएंगे तो भी जो है इसमें आएगा। उसके बाद सेडिशन, यानी किसी को उकसाना कुछ ऐसा करने के लिए जिससे मुल्क को खतरा हो, तो उसमें भी आता है। काउंटरफिटिंग पाकिस्तान कॉइन, पाकिस्तान की करेंसी को, ये अभी जरूरत नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया पीपीसी में कुछ सेक्शंस पुराने हैं। पनिशमेंट फॉर मर्डर, मर्डर के लिए भी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो सकती है। और किडनैपिंग और अबडक्शन, अगर उसके सिलसिले में किसी की डेथ आप कॉज कर देते हैं तब भी ये हो सकती है। डकैती विद मर्डर, जैसे कि डेथ थी वैसे इसमें भी होगी। उसके बाद इम्प्रिजनमेंट आ जाती है। ये इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ थी और ये इम्प्रिजनमेंट डिफाइन नहीं है। इसमें एक तरह तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट आती है और दूसरी सिंपल इम्प्रिजनमेंट आती है। जो रिगरस है इसमें ये होता है कि इसमें जैसे ही कोई बंदा जो है वो रिगरस इम्प्रिजनमेंट में जाता है तो वहाँ उससे सख्त मुशक्कत करवाई जाती है, पहाड़ तोड़वाए जाते हैं या फिर रस्सियाँ खिंचवाई जाती हैं, जैसे कि कुओं से पानी निकलवाना वगैरह, ज़मीन खोदना या फिर लकड़ियाँ वगैरह काटना, तो ये सारा कुछ आता है रिगरस इम्प्रिजनमेंट में। और दूसरे नंबर पे हमारे पास है जो सिंपल इम्प्रिजनमेंट है। इसकी जो टोटल लाइफ है वो 14 साल है और कम अज कम देखा जाए, मिनिमम देखा जाए तो 24 घंटे है। तो ये सिंपल इम्प्रिजनमेंट होती है। उसके बाद हमारे पास आती है फॉरफिचर ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी पर कब कब्जा किया जा सकता है। कोई भी पर्सन कुछ ऐसा एक्ट करता है एक कंट्री में रहते हुए, वो कंट्री पाकिस्तान भी हो सकती है, इंडिया भी हो सकती है, उस कंट्री में रहते हुए उस कंट्री की टेरिटरी को तबाह करने की कोशिश करता है। जैसे कि फर्ज करें कोई बम बना रहा है किसी प्रॉपर्टी पे बैठ के, तो अगर वो ऐसा करता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सारी कब्जे में ले ली जाएगी और उसके साथ जो होगा वो तो होगा ही होगा। तो ये सारा कुछ है वो इसमें आता है। ये एक दफ़ा आप रीड आउट कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। और लास्ट पे हमारे पास आता है बिल्कुल सिंपल फाइन।
फाइन क्या है, द पनिशमेंट ऑफ फाइन में आल्सो बी गिवन अलोंग विद पनिशमेंट। हर पनिशमेंट के साथ भी फाइन को इम्पोज किया जा सकता है। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ फाइन होगा तो कोई और पनिशमेंट नहीं होगी, हर पनिशमेंट के साथ इसको इम्पोज किया जा सकता है। इट इज़ मच पनिशमेंट, ये भी वैसे ही पनिशमेंट होगी जैसे दियत में दी जाती है या फिर अर्श की रकम दी जाती है या फिर दमान या दमन दिया जाता है, उसी तरह से ये फाइन जो है ये इंग्लिश पनिशमेंट भी बिल्कुल वैसे ही होगी। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और इस वीडियो की समझ आ गई हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। और जो जो भी आपकी क्वेरीज हो वो नीचे ज़रूर लिखिएगा, या फिर मैं नीचे एक ग्रुप बना देता हूँ व्हाट्सअप का, वहाँ पे आप ऐड हो सकते हैं। वहाँ पे भी वीक में एक दिन ज़रूर आया करूँगा। वहाँ पे आप अपनी क्यूरीज वगैरह जो भी आपके जहन में आता है, क्वेश्चन प्रैक्टिकल लाइफ का हो या फिर थ्योरेटिकल लाइफ का, वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो ये मैं कर दूंगा। और जो जो कमियां आपको वीडियोस में लगती हैं वो ज़रूर नीचे कमेंट में बताया करें, ताकि आपके फीडबैक से जो बेहतर से बेहतरीन हो सके वो मैं कर सकूं। जज़ाकल्लाह।